नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। फिरोजाबाद विधानसभा चुनाव के नजदीकियां करीब है, तो ऐसे में फिरोजाबाद पुलिस भी अलर्ट मोड में है और जगह जगह संघनन चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ पुलिस और एसओजी टीम के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश में मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो 1 लाख के इनामी बदमाश की निचले भाग पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया। बदमाश जब उससे पूछा गया तो बदमाश ने बताया कि मैंने सिपाही का मर्डर किया था शिवम समझकर और मेरा नाम गुड्डू है। अपने अपराधों को कबूल किया। राजेंद्र प्रताप। गुड्डू, हाँ, कितना इनाम है तुम पे? 1 लाख रुपया। अच्छा, किसका मर्डर किया था तुमने? हैं? सिपाही को किसको जान के किया था? शिवम को। शिवम को? हाँ सर। अच्छा, इस तरह का क्या? ये एसओजी प्रभारी रवि त्यागी तथा थाना अध्यक्ष रामगढ़ हरविंद मिश्रा की टीम ने एक लाख के इनामिया बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पे इन लोगों ने दोनों टीमों ने अपना एक इंटरसेप्ट किया इनको साथी रोड पे, और इस बदमाश से इनका प्रारंभिक आमना सामना हुआ। बदमाश ने इनको पर गोली चला दी। आत्मरक्षार्थ मिनिमम बल इन्होंने भी प्रयोग किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पे गोली लगी है। उसको तत्काल यहाँ लेके आया गया है। प्राथमिक बातचीत के आधार पर उसने बताया कि वो एचएस है मैनपुरी में, थाना कोतवाली क्षेत्र का, और 1 लाख का इनामिया भी है। उसके ऊपर लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे हैं। ये हत्या का प्रयास, डकैती विद मर्डर जैसे जघन्य अपराध इसके ऊपर हैं, और इसको आज यहाँ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे क्या क्या बरामद? इसके कब्जे से एक कार्बाइन मिली है, कार्बाइन की एक मैगजीन प्राप्त हुई है, और एक कार मिली है स्विफ्ट वीडीआई, जिसकी प्राथमिक जांच हम लोग कर रहे हैं, और इसका विस्तृत विवरण आपको अलग से बताया जाएगा। खबर बलिया के सहतवार से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता सिंह गुड्डू व परिवार के सदस्यों के द्वारा बड़े ही सादगी से पूर्व चेयरमैन बद्रीनाथ सिंह की 20वीं पुण्यतिथि उनकी आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई गई। ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने वर्चुअल स्वर्गीय बद्रीनाथ जी के जीवन पर प्रकाश डाला। नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि कोरोना महामारी और आचार संहिता को देखते हुए बड़े ही सादगी से पुण्यतिथि मनाई गई। अब देख रहे हैं आप, मीडिया के लोगों का है, मीडिया को मैं कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सूत्र चला हुआ है। कभी 6 सीट हम लोगों को मिल जाता है, कभी 1 ही सीट मिलता है, कभी 20 सीट मिलता है, कभी पुरानी लिस्ट उठा करके मीडिया पे चलने लगता है। तो जब तक सामने कुछ न आ जाए तब तक तो विश्वास करना ही चाहिए, और निश्चित तौर पे ये मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन हम लोगों का होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश जी डर रहे हैं कि अब शिवपाल जी आगे हो जाएंगे तो शायद चर्चा आगे हो जाए भतीजा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हों चाहे शिवपाल जी हों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के शिवपाल जी कह दिए हैं कि हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश जी हैं, तो जो भी होगा निर्णय, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्णय करेंगे, उस निर्णय के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनके साथ हम लोग हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। अनवरत 20 वर्ष से तो मेरी राजनीतिक जीवन हो गई। 2002 में हमारे स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी एक्सपायर हुए थे। उसके बाद मैं चलता ही रहा हूँ, और आज 22 से 20 वर्षों से तो मैं चलता हूँ। इसके पहले माननीय स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी चलते थे, उसके पहले हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय बैजनाथ सिंह जी चलते थे। तो हम लोग क्षेत्र में रहने का काम, करने का काम करते हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में सबको जिसका भाग्य आगे साथ देगा वो उस प्रक्रिया में आएगा, लेकिन लोगों की सेवा में और लोगों के लिए साथ चलने में और मेरी कर्मठता में कहीं कमी कभी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी देखा गया कि थोक के भाव में जो भारतीय जनता पार्टी से लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव आज बीजेपी ज्वाइन कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो मैं देख ही रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में हैं और जानकारी नहीं है, और निश्चित तौर पर जो लोग, ये लग रहा है कि 2022 समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की आने वाली है, इसलिए हम लोग मजबूत हो रहे हैं, और जो आ रहा है वो कुछ ना कुछ हमें मजबूत करके जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जितनी मजबूती से उभरेंगे उतनी ज़्यादा सीट और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी। बीजेपी ज्वाइन करने से कोई प्रभाव समाजवादी पार्टी को नहीं पड़ने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और जब अखिलेश यादव जी अर्जुन के तरह
जब गांडी उठाएंगे और उस रथ का संचालन कृष्ण की तरह माननीय शिवपाल जी करेंगे तो निश्चित तौर पर विजय पताका फहराएगा। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश श्रावस्ती ब्लॉक गिलोला के सभी 11 न्याय पंचायतों के वॉलेंटियर हेड एवं सह प्रभारियों की मतदाता जागरूकता की ग्राम में कार्य योजना को लेकर एक बैठक ब्लॉक सभागार में कोविड प्रोटोकॉल के साथ संपन्न हुई। मास्क लगाकर और सैनिटाइजर की शीशी हाथ में पकड़कर सामाजिक संस्था सद्भावना के लोकतंत्र प्रेमियों ने ज्यादा मतदान कराकर श्रावस्ती को अव्वल लाने के संकल्प लिए। मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक करेंगे। यूपी के बलिया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कोविड टीकाकरण के डर से जिले में एक युवक चढ़ा पेड़ पर तो एक ने वैक्सीनेशन टीम के साथ की उठापटक। आपको बता दें, युवक कोविड टीकाकरण के डर से पेड़ पर चढ़ गया तो एक युवक ने कोविड वैक्सीनेशन करने पहुंची टीम के साथ उठापटक कर रहा है। यह वीडियो बलिया जिले के रेवती ब्लॉक के अलग अलग गांवों का बताया जा रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी रेवती अतुल कुमार दुबे ने बताया कि पेड़ पर चढ़ा युवक रेवती क्षेत्र के हड़िकाहला का है। ये विकास खंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है। जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो व्यक्ति, और दूसरा जो है सरयू घाघरा नदी के किनारे एक नाविक का केस है जो अपना नाव चलाता है। और दोनों मामले दोनों टीकाकरण अभियान के दौरान प्रेरित करने वाली टीम के द्वारा किए गए प्रयासों के दौरान ऐसा हुआ है। टीकाकरण के बारे में वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो टीका के लिए पूरी तरीके से पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया। और उसने कहा कि सभी टीका ले लेंगे, चूँकि लाइन भी लगी हुई थी तो उसने कहा कि मैं भी टीका ले लूँगा और हमारी टीम ने उसको टीका लगा दिया। दूसरा मामला जो है सरयू घाघरा नदी पर है। जो व्यक्ति जो है सीवान के बॉर्डर से लेके हमारे जो है लम्हुई क्षेत्र में और दतहा भचरकटा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के लोगों को जो डेली दिनचर्या में जाते हैं किसान मजदूर व्यापार करने, उन सभी का आवागमन जो है नाव के द्वारा होता है। वो व्यक्ति चूँकि नाविक था और उसके द्वारा जो है उसको लगा कि ये कौन से लोग खड़े हुए हैं। मेरी टीम पूरी तरीके से ये पूछने के लिए गई कि टीका लगवा लीजिए। सारे लोग टीका लगवाएं, उनका नाम नोट किया गया। नाम नोट में उसका व्यक्ति का ऐसे 2 लोग सामने, एक लोग आए कि एक का टीका लगा था, उसने कहा मैंने वहाँ लगवा लिया है बिहार में। दूसरे ने कहा कि अभी मैंने नहीं लगवाया। वो यही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और बिना खाए मैं टीका नहीं लगवाया हूँ। इसीलिए उसने सोचा कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमको पकड़ के ले जाए। तो मैंने उसको समझाया। उसमें उसने हमारी टीम के एक मेंबर को, जब उसने कहा कि नहीं आपको लगवाना पड़ेगा, टीका लेना पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं लगवाऊँगा। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा और कूद के उसने कहा मैं तुम्हें पानी में डाल दूँगा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया। उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। फिर हमने उसको समझाया और मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं अवश्य टीका ले लूँगा। ये 2 घटनाएं 2 भिन्न भिन्न जगहों की हैं। चूँकि टीकाकरण के अभियान के दौरान हम लोग गाँव गली कूचे खेत खलियान नाव नदी घाटों पर जा रहे हैं, तो ऐसे 1-2 लोग 1-2 केस ऐसे आ जाते हैं जो हमको टीकाकरण के दौरान प्रेरित करने के दौरान ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन हमारी चूँकि बलिया की रैंकिंग में मुख्य जिलाधिकारी नवागंतुक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बलिया बहुत तेज़ी से जो है 75वें स्थान से 68वें स्थान पर आ गया। उसमें हम लोगों का सभी विभागों का एक अप्रोच से ICDS आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ANM स्वास्थ्य विभाग के लोग और विकास के लोग राजस्व के लोग लगे हुए हैं। और मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा था। फिर उस व्यक्ति तैयार हो गया। वो घटना उसके अनभिज्ञता से था, चूँकि संक्रमण उसको नहीं पता कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको जानकारियाँ थोड़ा कम थी। इसी प्रयास में उसने थोड़ा किया और ये एक बहुत ही अनायास होने वाली घटना है। इसमें उसने कोई बहुत बड़ा कार्य ऐसा अपराध नहीं किया। वो समझाने से पूरी तरह समझ गया कि नहीं मुझे टीका लेना है। सर, कोरोना का 3रा लहर आ चुका है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपके तरफ से क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं? मैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कराता हूँ, मैं डुग्गी पिटवाता हूँ, मैं यहाँ पर चलने वाला
जो सामान तबला है या जो बैंड होता है उसको बजवाता हूँ। गांव में तस्तरी, थाली जो भी चलता है, लोगों को गांव-गांव, गली-गली टोलियां बना दी मैंने। निगरानी समिति की हमारे जो है मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में निगरानी समिति के लोग सक्रिय हैं और घर घर जाके उनको प्रेरित कर रहे हैं। और उनको इकट्ठा करने के लिए लोग चिल्लाना ना पड़े, जिससे कि तो बैंड ले लेते हैं, कोई ढोलक ले लेता है, उसको बजाते हुए कि नहीं आज टीका लगाना है, आज टीका लेना है। टीका लेना एक बहुत ज़रूरी है। टीका स्वास्थ्यवर्धक, आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य के लिए जानकारी होती है, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए तो लोग एकत्रित हो जाते हैं। हमारा पर्पज़ रहता है कि लोग टीकाकरण के लिए जितनी जल्दी टीका ले लें। हमारा प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी टीका ले लें और हमारी स्वास्थ्य टीम टीका लगाना शुरू कर दे, बस इतना हमारा प्रयास रहता है। थैंक यू। जनपद बलरामपुर में पड़ रही भीषण ठंड के बावजूद जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार उतरौला विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। समाजवादी पार्टी व जनवादी पार्टी सोशलिस्ट गठबंधन के उतरौला विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हबीब खान को विधायक व अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं। खबर गोंडा जनपद के तहसील तरबगंज रामपुर टेंगराहा ग्राम की, जहां पत्तेदार श्याम सिंह व नक्षेद पुत्र हरिश्चंद्र को 2003 में कृषि योग्य भूमि काटा नंबर 3134 का पट्टा श्याम सिंह को मिला हुआ था, जिसे वो बोता जोड़ता चला आ रहा है। लेकिन दबंगों के आगे बेचारा गरीब बोल नहीं सका और दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। तभी से वो निरंतर एप्लीकेशन तहसील तरबगंज जनपद गोंडा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराता रहा है कि मेरी जमीन को दबंगों के कब्जे से हटवाया जाए। थाना तरबगंज जनपद गोंडा। अच्छा, किस समस्या को लेकर के आप एसडीएम तरबगंज के पास आए हुए हो? हम खेत के समस्या, जमीन की क्या समस्या है? समस्या है कि कब्जा सर नहीं मिल रहा है हमें। जमीन 14 तारीख को नपाया गया था, नपा के मिला, उसके बाद में हमको दोबारा दबंगे लोग ने कब्जा कर लिया। बाबूलाल प्रधान। अच्छा, क्या कब्जा किया? क्या मतलब किसको कब्जा कराए? खुद कर लिए कि खुद कराए? खन्नू और राजकुमार और विजय कुमार, इन्होंने कब्जा किया है। इन्होंने कब्जा किया। क्या रख दिया उस पे? घर बनवा लिया? मढ़ा रख दिया, घर बनवा लिया है, मढ़ा रख दिया, चन्नी और जो भैंस वैस वगैरह उसको खूंटा उटा गाड़ के। अच्छा, ये कैसी जमीन है आपकी? हमारी 2018 साल हो गया साहब। क्या नाम है आपका? रामधन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर टेंगराहा। क्या दिक्कत आ रही है? ये क्या हो रहा है आपके ग्राम सभा में? जो ये जमीन का मामला है, हमारे पटीदार श्याम सिंह के नाम से जी 2.5 बीघा पट्टा है जो 20 साल पुराना है जी। क्या गाटा नंबर है ये? गाटा संख्या है 3134। कितने रकबा का मामला? 202 ईयर का है। कितने रकबा का मामला है? 202 ईयर। 202 ईयर यानी 2.5 बीघा जी। हाँ, तो क्या इसके नाप के और कब्जे के लिए जो है हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं अपने पटीदार को लेकर के। गरीब पटीदार है हमारा, बहुत गरीब है, तो उसी के सहयोग में लगे रहते हैं। तो करीब 3-4 महीने से प्रयास कर रहे हैं जी जी। होते करते 14 तारीख को जो है जी पुलिस विभाग और रेवन्यू वाले जी दोनों टीमें आई थी, सबकी मौजूदगी में नापा गया जी और नाप करके विभाग वालों ने हमको वो कब्जा दिला दिया जी। कोई विवाद कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। दूसरे दिन इस समय प्रधान के प्रतिनिधि श्री बाबूलाल जी और इंटर कॉलेज रामपुर टेंगराहा भैया चंद्रभान दत्त इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी और उनके सगे भाई संतोष पांडे जी, ये दोनों लोग अपने साथियों के साथ बहुत लोगों को लेकर के आए जी और हमको और हमारे पटीदार को गाली गुप्ता दिया तमाम जी। और पुनः उस पर मढ़ा, छप्पर और नल मशीन ये सब गड़वा दिया और यहीं पर यादव लोग रह रहे हैं, उन्हीं का सब कब्जा करा दिया इन लोगों ने। टीम द्वारा जी नापने के बाद, निशानदेही तय करने के बाद में आपकी जमीन को पुनः कब्जा करा दिया गया। कब्जा करा दिया गया, हाँ जी। संयोग से उस दिन हम लोग थे भी नहीं घर पर। अच्छा। हाँ, हमने जब पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस फोर्स आई मौके पर, लेकिन पता नहीं किस प्रकार से उन लोगों ने मना किया, ये कब्जा करते रह गए जी और पूरी ज़मीन फिर से कब्जा हो गई। अच्छा, तो क्या एसडीएम तरफगंज को कोई सूचना दी है आप? हमने उस दिन जो है IGRS के माध्यम से जी सूचना दे दी थी जी। हाँ। अब तक कोई कार्रवाई? अब तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि ज़मीन हमारी हमको पुनः मिले जी। रेवन्यू वाले आवे, पुलिस विभाग आवे, नाप करके हमको फिर से कब्जा दिलावे। जी, धन्यवाद। लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं है जी। हाँ।
धन्यवाद। दादा राम विजय शंकर सोना, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर टंगरा के हैं। अच्छा, ये क्या मामला है जो अक्षय सिंह का जो चल रहा है? इनका पट्टे की जमीन थी जी, इस पे इन्होंने मतलब रेवेन्यू विभाग वाले लिखवा लाए थे। हाँ, सब लोगों ने आकर के नापा हाँ, पुलिस बल के साथ जी, और उस दिन खाली कराया। बाद में उसके अगले दिन वो लोग आए, अपना कब्जा कर लिया। अच्छा, हाँ, पूर्व प्रधान बाबूलाल जायसवाल और वो प्रबंधक जी ने। हड़कंपाओ ठंड में जहां एक और लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं ऐसे सर्द मौसम में सियासी पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही विधायकों के दावेदार और उनके समर्थक अपने अपने सियासी समीकरण बनाने में जोरों शोरों से लगे दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट की, जहां से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ने सौरभ द्विवेदी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। जो मूल मुद्दे हैं, आर्थिक सामाजिक समानता आना चाहिए और पार्टियां जातिवाद फैला करके सिर्फ वोट बैंक अपना बनाना चाहती हैं। हम जमीन पर काम करेंगे, सत्ता केंद्रित तो हमारी राजनीति नहीं रहेगी, हमारी राजनीति जनसेवा की राजनीति रहेगी और अपनी बात को हम जन आंदोलन बना देंगे। यदि आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र के लिए किन एजेंडों पर काम करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और बुंदेलखंड में किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा बर्ताव जो है गलत हो रहा है सरकारों के द्वारा। बुंदेलखंड का किसान बदहाली में जीवन जी रहा है और हम बुंदेलखंड के किसानों के लिए कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? फिलहाल अभी 100 सीटों पर प्रत्याशी निश्चित हो चुके हैं। आगे जो हमारा हाईकमान का निर्णय रहेगा तो देखा जाएगा। बरेली थाना भमोरा के आलमपुर जाफराबाद में रहने वाली कमलापति हितराम ने मौजूद ग्राम प्रधान एवं पुलिस पर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें महिला कमला ने बताया कि प्रधानी के चुनाव में मौजूदा प्रधान कुंवर पाल सिंह ने हमसे वोट मांगे थे, हमने मना कर दिया, वोट नहीं देंगे, जिसका विरोध करने पर वो प्रार्थनी एवं उनके बच्चों से रंजिश मनाने लगा। महिला ने बताया कि मौजूदा प्रधान गुंडागर्दी एवं हेकड़ी के बल पर पिछले कई वर्षों से उनके खेत पर भी कब्जा किया हुआ है। क्या नाम है? कमला। क्या मामला है? यही मामला है साहब कि मेरी 2 बीघे खेती थी, मेरे पति के नाम थी, मेरे नाम आ गई। अब मैंने वो खेती की अपनी खिलोस करी, लेखपाल बुलाए, तभी साहब वो आए एकदम, बोले क्या है खेती? मैंने मोल ले ली तो मैंने की साहब भैया मेरे बेटा दिखा दो, लिखा हुआ दिखा दो कि कहाँ मोल ली, कहाँ लिखवाई। तो बोले वो लिखवाई नहीं। तो हमने साहब कहीं नहीं लिखवा नहीं पाई। तो हमने की आप कहाँ थे? 3 महीने से खटिया में पड़े थे, वे दवाई गोली खा रहे थे, तुम जाते, कहते चाचा मुझे खेती लिख जाओ। तो बोले नहीं, वो मैं गया नहीं। तो तुम इतने सीधे थे सर जो तुम नहीं गए बेटा। तो बोले वो नहीं ले पाओगी। अब मैंने तो ले ली। कौन है ये? ये हमारा जेठ का लड़का है, बड़ा कुंवरपाल प्रधान अभी मौजूद है। कब्जा कर रहे हैं उस पर? हाँ, जबरदस्ती कब्जा। जमीन किसके नाम है? जमीन अब मेरे नाम आ गई, मेरे बेटों के नाम आ गई। बेची नहीं है ना? नहीं सर, कतई नहीं, एक दाना नहीं दिया। क्या नाम है लड़के को? किनका? लड़के को? हमारे लड़का का, जेठ का, जो कब्जा कर रहा है। कुंवरपाल प्रधान। कौन से गाँव का मामला है? आलमपुर जाफराबाद। अब आप क्या चाह रही हो? हम चाह रहे हैं साहब मेरी खाली खेत मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खेत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में तौकीर रजा ने बाटला हाउस में मरने वाले आतंकवादियों को कहा वो आतंकवादी नहीं, उन्हें मिलना चाहिए था शहीद दर्जा। मौलाना ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के आवास पर कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, लेकिन 2009 में हम कांग्रेस के साथ थे। मुसलमानों ने आपको पेरोल पर छोड़ा था। सरकार बनने के बाद कहा था कि हम बाटला हाउस की जांच करवाएंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जांच नहीं करवाई। कहा कि पुलिस का मनोबल टूटेगा। कि इस बार हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत से अपना कैडर खड़ा किया था और ये वक्त आया था जब हम अपनी उस मेहनत का समरा पा सकते थे। लेकिन अपने प्रदेश में अमन और शांति के लिए, दंगे फसाद से बचाने के लिए मैंने महसूस किया कि हमारे चुनाव लड़ने से कहीं फिरका परस्त ताकतों को फ़ायदा पहुंचने का अंदेशा है। तो बहुत गौर किया कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी कार्यकारिणी ने ये फैसला किया कि किसी सेकुलर जमात की हिमायत करनी चाहिए।
सेकुलर जमातों में तमाम लोगों पर गौर किया गया, तमाम लोगों पर बात की गई। आखिर में फैसला ये हुआ कि कांग्रेस वाहिद वो जमात है जिसकी इस वक्त उत्तर प्रदेश को और हमारे देश को ज़रूरत है। जब से कांग्रेस गई है मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात दिगरगू और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बेईमान जमात को हटाने के लिए और अखिलेश यादव की गैर जिम्मेदार सरकार से अपने प्रदेश को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त कांग्रेस का साथ दिया जाए, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी की 80 और 20 की मानसिकता वालों की सरकार देख ली, उनका इंसाफ देख लिया, उनकी मानवता देख ली, और 2012 से 2017 तक हमने समाजवादी की सरकार भी देखी। मैं उनके साथ भी रहा, मैंने उनके साथ भी काम किया है, लेकिन तकरीबन 176 दंगे छोटे बड़े उत्तर प्रदेश में उनके दौरे हुकूमत में हुए और मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। बराह रास्त मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई गई। हर दंगे के बाद मुसलमानों को पकड़ा गया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया, मुसलमानों को जेल में डाला गया, मुसलमान मरे और मुसलमान जेल में डाले गए। ऐसा माहौल, दंगा होता है, हिंदू मुसलमान सबका नुकसान होता है, और ना हिंदू चाहता है कि दंगा हो, ना मुसलमान चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि देश में हमारे कर्फ्यू लगे या हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगे। अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो कर्फ्यू से प्रदेश को नहीं बचाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, नाइंसाफ़ी से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए इस वक्त हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। मैंने कुर्बानी दी है और मेरी इस कुर्बानी का मैं ये समझता हूँ सेकुलरिज्म में समर्थन करने का किसी को भी अधिकार है। 7 तारीख के बयान को आज उठाने का मतलब ये है कि आपको मेरे बयान पर एतराज़ नहीं है, आपको पता है कि मेरा बयान ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको किसी न किसी बहाने से कांग्रेस को घेरना है, तो कांग्रेस को इस तरह घेरने की कोशिश करोगे। वो आई है मैदान में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर आई है, तो उस लड़की के तमाम भाइयों को, उसके तमाम लोगों को, उसके चाहने वालों को, तमाम लोगों को ये चाहिए कि बड़ा भाई बन के मैंने उसके सर पे हाथ रखा है कि लड़की है, लड़ सकती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने आई है, वो नफरतों के खिलाफ लड़ने आई है। तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़की है, वो लड़ सकती है, हमें अपनी ताकत उसको देना चाहिए। और हमारे पास वोट की जो ताकत है, वो वोट की ताकत प्रियंका गांधी को देश का प्रधानमंत्री तक बनाने का काम करेगी। लेकिन तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उनमें समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच फाइट सर्वे किन लोगों के आ रहे हैं, कौन लोग सर्वे करते हैं, और इनके सर्वे बार बार देखे गए हैं, बार बार सामने आए हैं। इनका सर्वे मैंने देखा है, बंगाल में भी आया था। इनके सर्वे पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जब सच को झूठ बना के पेश कर रहे हैं तो सर्वे भी झूठे झूठे बना के अपनी मर्जी के पेश किए जा रहे हैं। सर्वे से कुछ नहीं होगा। 10 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें इस बार ये देखना है कि देश में अमन वाले जीतेंगे या नफरत और दंगे और फसाद वाले जीतेंगे। ये फैसला अब हमारे प्रदेशवासियों के हाथ में है कि देश में अमन रहना चाहिए या दंगे और फसाद और कर्फ्यू रहना चाहिए। पहले कांग्रेस पे भी हमला बोल चुके